नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपका फिर से एक बार स्वागत है मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। तो साथियों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे अबुल फजल के बारे में। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है अबुल फजल, और ये आपका महान व्यक्तित्व कक्षा 8 की किताब का 11वां लेसन है। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। अबुल फजल के पूर्वज कई पीढ़ी पहले भारत में आकर बस गए थे। जो अबुल फजल था, इसके जो पीढ़ियां थी, मतलब दादा परदादा, ये लोग पहले से ही आकर भारत में बस गए थे। ये मतलब विदेशी थे और भारत में आके बस गए थे। इनके पिता मुबारक आगरा के पास रहते थे। आगरा के पास इनके पिता रहते थे। उनके दो पुत्र थे, फैजी और अबुल फजल। मतलब अबुल फजल दो भाई थे। इनके पिता को दो पुत्र थे, फैजी और अबुल फजल। मुबारक बड़े स्वतंत्र विचारक के थे। जो बातें उन्हें ठीक नहीं जचती थी उन्हें नहीं मानते थे। मतलब इनके जो मुबारक थे, पिता थे मुबारक, इनके पिता का नाम था। इनके पिता मुबारक जो थे स्वतंत्र विचार के थे। मतलब अपनी बात को खुले मंच से रखने वाले थे। जो बात उन्हें अच्छी नहीं लगती थी उस बात को वो नहीं मानते थे। ठीक है, मुबारक का प्रभाव दोनों भाइयों पर पड़ा। दोनों भाई अति उदार और विवेकशील थे। दोनों बहुत विद्वान और अनेक विषयों के कुशल ज्ञाता थे। उनके पिता का प्रभाव उनके बेटों पर भी पड़ा। जैसे उनके पिता थे उसी तरह से ये भी दोनों बच्चे हुए, और ये दोनों बहुत विद्वान हुए, कई विषयों के जानकार हुए। अबुल फजल का जन्म 14 जनवरी सन 1551 ईस्वी को आगरा के पास हुआ था। फैजी इनसे 4 साल बड़े थे। जब अबुल फजल छोटे थे तभी राजधानी के निकट उपद्रव हो गया। मतलब अबुल फजल जो था, इनका जन्म 14 जनवरी 1551 ईस्वी को हुआ था, आगरा के पास हुआ था। फैजी इनसे 4 साल बड़े थे। जब अबुल फजल छोटे थे तभी राजधानी के निकट उपद्रव हो गया था। मतलब जब ये छोटे थे तो राजधानी जो थी उसी के निकट में दंगा फसाद हो गया था। ठीक है, दंगा, उपद्रव का मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया था। मुबारक उपद्रवियों के साथ रहे, इसलिए अकबर के कोप के शिकार हो गए। किंतु कुछ ही दिनों में कुछ लोगों के प्रयत्न से अकबर ने उन्हें क्षमा कर दिया। जो इनके पिता मुबारक थे, जो उपद्रव मचा रहे थे, उनके ये साथ में थे। और अकबर उस समय शासन कर रहे थे। अकबर के शासन काल में तो अकबर ने इन्हें पकड़वा लिया। मतलब अकबर की जो पुलिस सिपाही थे, पुलिस उस समय की थी, उन्होंने इन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया। तो लोगों ने बाद में अकबर से रिक्वेस्ट किया, बताया और प्रार्थना की, तो इनको छोड़ दिया गया। फैजी अकबर के दरबार में गए और उन्होंने कविता पढ़ी। फिर फैजी जो थे अकबर के दरबार में चले गए थे। ठीक है, अबुल फजल के जो भाई थे फैजी, और वहां पे उन्होंने कविताएं सुनाई। उनकी कविता पर अकबर मुग्ध हो गया और वे उसी दिन से दरबार में आने जाने लगे। मतलब अकबर के दरबार में गए फैजी, वहां पे कविता सुनाते हैं और फिर अकबर को अच्छी लगती है, तो फिर ये बराबर वहां पे आना जाना शुरू कर देते हैं। अबुल फजल उस समय 15 वर्ष के थे। अबुल फजल की उम्र जो थी 15 वर्ष थी। ठीक है, दिन रात अध्ययन में लगे रहते थे। एकदम 15 साल की उम्र में थे और पढ़ाई लिखाई एकदम हमेशा करते रहते थे, खूब पढ़ते थे। इनके ज्ञान को देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ। ये बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, और इनके ज्ञान को देखकर इनके अड़ोसी पड़ोसी जो थे, इनको जानने वाले जो थे, उनको बड़ा आश्चर्य होता था कि इतनी मेहनत कर कैसे लेता है। उसी समय की एक घटना है। अबुल फजल को एक फारसी पुस्तक मिली। उनको एक फारसी पुस्तक मिलती है। पुस्तक अच्छी थी किंतु आधी जल गई थी। किताब बढ़िया थी लेकिन आधी जली हुई थी, तो उसको पढ़ नहीं पा रहे थे। आगे क्या हुआ, अबुल फजल ने जला अंश कैंची से काट डाला, वहां सादा कागज जोड़ा और ऊपर से पढ़कर अपने मन से सब पृष्ठों में शेष अंश लिख डाला। देखिए उन्होंने क्या किया, जो किताब थी आधी जली हुई थी, उन्होंने उसको काट दिया और वहां पे नए सफेद पेज लगाए और पढ़ते गए। और जहाँ पे कहानी कट गई थी वहां से अपनी रचना बनाते गए। मतलब पूरी किताब को एक नया आयाम दे दिया। समझ रहे हैं, एक किताब है वो जली हुई है, उसको काट देते हैं, जितना जला हुआ भाग है, नया पेज चिपकाते हैं और कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। और जहाँ पे जल गया रहता है वहां पे अपने शब्दों को वहां पर लिख देते थे। इस तरह से उन्होंने किताब को एक नया रूप दे दिया। कुछ दिनों के बाद कहीं से उस पुस्तक की दूसरी प्रतिलिपि कोई लाया। फिर कुछ दिन बाद किसी ने दूसरी किताब, वही किताब जो जल गई थी, वही किताब कोई लाके दिया। अबुल फजल ने अपनी प्रति उससे मिलाई। उन्होंने जो लिखा था उसमें कहीं नए शब्द तथा नए ढंग के वाक्य आ गए थे, किंतु बात जो अबुल फजल ने लिखी थी वह पूरी पुस्तक में थी। मतलब किताब से उन्होंने मैच करवाया कि मैंने जो लिखा है और इसमें जो लिखा है क्या दोनों सही है। तो शब्दों का हेर फेर था, लेकिन जो अर्थ निकल रहे थे दोनों के एक ही निकल रहे थे।
अबुल फजल 24 वर्ष के थे जब अकबर से इनकी भेंट हुई। मतलब जब 24 साल इनकी उम्र हुई तो अकबर से इनका मुलाकात होती है, फैजी ने अपने छोटे भाई का परिचय सम्राट से कराया। जो इनके बड़े भाई फैजी थे, ये अकबर से इनकी मुलाकात करवाते हैं। पहले ही दिन अकबर पर इनकी विद्वता का प्रभाव पड़ा। पहले ही दिन पहुंचे, जब बातचीत हुई अकबर की इनसे, तो अकबर जान गया कि ये तो विद्वान लड़का है। अकबर बंगाल पर आक्रमण करने जा रहे थे, सब लोग साथ गए। अकबर जब बंगाल पे आक्रमण करने गया तो इनके साथ सभी लोग साथ गए। अबुल फजल नहीं गए, अबुल फजल नहीं जाते हैं। अकबर ने अनेक बार इन्हें स्मरण किया। जब बंगाल पर विजय प्राप्त कर अकबर फतेहपुर सीकरी लौटे, तब अबुल फजल ने उन्हें कुरान की एक टीका भेंट की, जो उन्होंने स्वयं अपने ढंग से तैयार की थी। जब अकबर बंगाल से लड़ाई करके वहां से जीत के आया, तो अबुल फजल तब तक यहाँ पर कुरान जो होती है, इस्लाम धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ होता है, उस ग्रंथ का इन्होंने टीका कर दिया। मतलब टीका का मतलब होता है टीका टिप्पणी, मतलब एक उसका अर्थ निकालना, अलग से अर्थ निकालकर एक टीका लिख दी और एक नई कुरान उन्होंने लिख दी उसी कुरान के अर्थों को। टीका का मतलब होता है कि जो मेन प्रतिलिपि होती है उसी को थोड़ा सरल भाषा में लिख देना, यही टीका होता है। ठीक है, तो वो इन्होंने स्वयं से तैयार कर ली। और जब फतेहपुर सीकरी अकबर लौटता है, तब तक इन्होंने तैयार किया। अबुल फजल ने राजकुमारों को कुछ दिन पढ़ाया भी। अबुल फजल जो था, जो राजकुमार थे अकबर के महल में, उनको इन्होंने कुछ दिन तक शिक्षक के रूप में, मतलब जो मौलवी होते हैं उनके रूप में पढ़ाया है। जो भी हो, शिक्षक ही होते हैं। तो दरबार में उनका मान प्रतिदिन बढ़ता गया। तो जो राज दरबार था अकबर का, इनका सम्मान वहां पे बढ़ता चला गया रोज का रोज। अनेक राजकीय पदों पर उन्होंने काम किया। अनेक अधिकारी पद, जो राजकीय पद होते हैं, जहां मतलब एक तरह से अधिकारी जो होते हैं, ऐसे पदों पर उन्होंने काम किया। अबुल फजल विद्वान तो थे ही, सैनिक भी थे और कई युद्धों में सम्राट की ओर से गए थे, युद्धों का संचालन भी किया। शिक्षक के साथ साथ, कवि के साथ साथ, लेखक के साथ साथ ये एक सैनिक भी थे। और जब युद्ध होता था तो कई बार अकबर के साथ युद्ध में गए और सेनाओं का संचालन भी करते रहे। एक बार अकबर के पुत्र जहांगीर अकबर से विद्रोह कर बैठे। जहांगीर सलीम, वही सलीम है, अनारकली वाला सलीम, जहां उसी का असली नाम जहांगीर था। ठीक है, और शेखू बाबा कहकर भी अकबर उन्हें बुलाता था। अकबर अपने बेटे को एक और नाम से बुलाता था, शेखू बाबा। इस किताब में नहीं दिया है पर मैं बता दे रहा हूँ, शेखू बाबा कहकर बुलाता था। शेखू बाबा, सलीम, जहांगीर सब एक है, चट्टे बट्टे, मतलब एक ही है। जहांगीर का साथ दे रहे, मतलब एक बार अकबर के पुत्र जहांगीर अकबर से विद्रोह कर बैठे। उस समय बहुत से सैन्य अधिकारी गुप्त रूप से जहांगीर का साथ दे रहे थे। मतलब आप जानते हैं कि मुगल काल में होता क्या था कि बाप बेटा बाप को मारकर गद्दी पर बैठ जाता था, चाचा भतीजा, मतलब नात बाप कोई किसी को मार के गद्दी हड़प लेता था। तो जहांगीर को भी किसी ने भड़काया होगा, तो उसने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। होता क्या है कि जो सैनिक अधिकारी होते हैं, कुछ अधिकारी ऐसे थे जो जहांगीर का गुप्त रूप से, मतलब चोरी छिपे, इसका समर्थन कर रहे थे। अबुल फजल ने सब प्रकार से सम्राट की सहायता की और उसके परिणाम स्वरूप जहांगीर अपने कार्य में सफल न हो सका। जहांगीर ने समझा अबुल फजल ही राह का कांटा है, उसे ही हटाना चाहिए। अबुल फजल उन दिनों दक्षिण में थे। मतलब जब ये कार्यक्रम ये कर रहा था अकबर के खिलाफ, तो अबुल फजल अकबर का सपोर्ट करते हैं और उसको मतलब उसने सहायता करते हैं और जहांगीर अपने कार्य में सफल नहीं। जहांगीर जो कांड करने वाला था वो कांड नहीं कर पाता। तो जहांगीर को लगता है कि ये जो अबुल फजल है ये बहुत खतरनाक आदमी है, इसको पहले रास्ते से हटाओ, यही मेरे रास्ते का कांटा है। और उस समय ये दक्षिण में थे, मतलब अबुल फजल उसमें दक्षिण भारत में रहते थे। उन्हें अकबर ने बुलाने के लिए आदमी भेजे। जहांगीर को इसका पता लग गया। अकबर उसको बुलाने के लिए अबुल फजल को बुलवा रहे थे कि आओ दरबार में कुछ काम है। तो जहांगीर को ये बात पता चल गई। उसने उनकी हत्या की गुप्त योजना बनाई। अब ये क्या किया कि वो आ रहे थे तो इसने कहा कि रास्ते में ही काम तमाम कर देंगे। योजना बनाई, अपना प्लानिंग कर लिया। अबुल फजल जब दक्षिण से लौट रहे थे, राह में लड़ाई में वे मारे गए। और जब वो दक्षिण से वापस आ रहे थे तो राह में उनको मार दिया गया, मतलब उनकी हत्या कर दी गई।
अकबर उनकी बाट देख रहे थे, दिन पर दिन गिने जाने लगे। किसी का साहस नहीं होता था कि यह समाचार अकबर के सम्मुख ले जाए। अंत में यह समाचार अकबर के सम्मुख लोग ले गए। जब उन्हें पता चला कि जहांगीर ही अबुल फजल के वध के कारण थे, उनके शोक की सीमा न रही। कई दिनों तक उन्होंने भोजन नहीं किया। उन्होंने कहा, यदि सलीम, जहांगीर का असली नाम देखिए, अभी मैं कह रहा था ना सलीम, उन्होंने कहा यदि सलीम राज ही चाहता था तो मुझे क्यों नहीं मार डाला। अबुल फजल के जीते रहने से मैं कितना सुखी था। मतलब ये बात जो अबुल फजल की हत्या करवा दिया था जहांगीर ने, ये बात अकबर को कोई बता नहीं पा रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अकबर को ये बात बता दे, क्योंकि सबको पता था कि अकबर अबुल फजल को बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे, और उनको पता चलेगा तो बहुत दुख होगा। लेकिन अंत में उन्हें बताया जाता है लोगों के द्वारा, और जब अकबर को ये पता चलता है मर गए हैं, हत्या हो गई है, तो दुख तो होता है। लेकिन जब ये पता चलता है कि जहांगीर ने मारा है, उनके बेटे सलीम ने मारा है, तब उनको और भी दुख होता है। वो कहते हैं कि अगर इसको राज्य ही चाहिए था, ये शासन ही चाहिए था, तो मुझे मार दिया होता और राजा बन गया होता। अबुल फजल के जीने रहने से तो मैं खुश रहता था। तो मतलब इतना प्रेम वो उनसे करते थे कि अबुल फजल की मृत्यु से वो अपनी मृत्यु की तुलना कर दे रहे हैं कि उसके मरने की बजाय मैं मर गया होता। अबुल फजल शत्रु से भी कठोर वचन नहीं बोलते थे। सत्य को ही वे सबसे बड़ा धर्म मानते थे। इसी से इनका किसी धर्म से विरोध नहीं रहा। अबुल फजल उनका जो दुश्मन वगैरह होते थे, मतलब जहांगीर तो दुश्मन ही बन गया था एक तरह से, मतलब सबसे बड़े प्यार से रहते थे। वो सभी धर्मों को, सर्वधर्म संप्रदाय को मानने वाले थे, इसलिए किसी धर्म का वो विरोध नहीं करते थे। ठीक है। महाभारत, भागवत आदि कुछ संस्कृत ग्रंथों का उन्होंने फारसी में अनुवाद किया था, जो अब तक मिलते हैं। उन्होंने जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ है, महाभारत है, रामायण है, और भागवत मतलब गीता हो गया, इन सारी चीजों का इन्होंने संस्कृत में ये थे, फिर इनको इन्होंने फारसी में अनुवाद किया, फारसी भाषा में अनुवाद किया, जो आज भी अगर कोई चाहता है तो मिल जाता है। मतलब फारसी भाषा में जहाँ पे फारसी बोली जाती है, उन जगहों पर अगर इनकी प्रतियां चाहिए तो वो वहां पर मिल जाती हैं। फारसी में उन्होंने अकबर नामक विशाल ग्रंथ लिखा। ठीक है। अकबर नामा किसने लिखा है, ये यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अकबर नामा किसने लिखा था? अकबर नामा अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है। अकबर नामा किसने लिखा था? किसी ने लिखा था, अबुल फजल ने। ठीक है। अकबर नामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा था। और पूछ ले कि फारसी में महाभारत, रामायण, भागवत का अनुवाद किसने किया था? तो अबुल फजल ने किया था। ठीक है। आईने अकबरी भी इन्हीं का ग्रंथ है। देखिए, आईने अकबरी, दूसरा आईने अकबरी, ठीक है। तीसरा महाभारत, रामायण, भागवत पुराण। ठीक है। इन सब की रचना, इसका फारसी में अनुवाद किया, ठीक है। फारसी में अनुवाद किया और ये लिखा, इसको भी लिखा। ठीक है। ये हो गए अबुल फजल। ठीक है। ये आपके 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आपके बन रहे हैं। थोड़ा सा और बचा है, देख लेते हैं। आईने अकबरी भी इन्हीं का लिखा ग्रंथ है, जिसमें उसने भी अकबर के शासन की बहुत सी महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। दोनों ग्रंथ इतिहास की दृष्टि से श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो ये अबुल फजल थे और इनके बारे में हमने पढ़ लिया। और पाठ 12 जो 12वां लेसन है, ये आपके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इनके बारे में हम अगले एपिसोड में पढ़ते हैं, अगले भाग में। आपने अगर पिछले महान व्यक्तित्व को, जितने लोग हैं इनको नहीं अगर पढ़ा है अभी तक, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे कक्षा 8 महान व्यक्तित्व सामाजिक अध्ययन जूनियर सुपर टीटी के नाम से फोल्डर बना है। उस फोल्डर में आप जाएंगे तो सारे वीडियो पार्ट वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके, इसी तरह से जिस तरह से ये वीडियो बनाया गया है वो उसमें
सब सेट है, आप जाके पढ़ लीजिए। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा कक्षा 8 में पढ़ता है या कोई ऐसा है जो कहानी उसको समझ में आ जाती है, तो उन बच्चों को ये कहानियां जरूर सुनाइए, उनके व्यक्तित्व में विकास होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।